चलिए गाइज, आज का जो क्लास है वो ब्रह्मास्त्र क्लास है। इससे ज़्यादा कोई क्लास नहीं आएगा अब। ये आज का ज्योग्राफी का लास्ट क्लास है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें हम कराएंगे, बस एक मैपिंग से, ओनली एक मैपिंग से पूरा का पूरा ज्योग्राफी कराएंगे। 5 नंबर का जितना भी ज्योग्राफी है सारा का सारा कंप्लीट करेंगे सिर्फ मैपिंग के जरिए से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने बहुत वीडियो देख लिया, आप सिर्फ ये मैपिंग का वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आपका सिलेबस है वो है किससे किससे है, तो आपके नदी और नदी घाटियों से है। क्या? नदी और नदी घाटियों से। तो याद रखना, नदी और नदी घाटियों से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो चलिए हम पहले नदियों से स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सी नदी स्टार्ट करेंगे? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। क्या? सिंधु नदी तंत्र याद करेंगे। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या? मानसरोवर। क्या? मानसरोवर तिब्बत में दिखेगा, कैलाश पर्वत के पास। तो वहाँ से निकलती है क्या? सिंधु नदी आपकी। तो सिंधु नदी निकलते हुए यहाँ पर आपका इस साइड आते हुए फिर यहाँ से लद्दाख से, जो कि किससे? आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती हुई अरब सागर में आके गिरती है पाकिस्तान के पास। तो ये थी सिंधु नदी। और इससे संबंधित जो आपकी नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं आपकी क्या है? झेलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये कौन सा दिख रहा है आपका? झेलम नदी। इसके बाद चेनाब नदी, राबी नदी, सतलज नदी, और यहाँ पे आपको दिखेगी क्या? ब्यास नदी। क्या? ब्यास नदी। तो ये थे सिंधु नदी से संबंधित क्वेश्चन। तो सिंधु नदी से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आएंगे तो ध्यान में रखना। सिंधु नदी ये क्विक रिवीजन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ नदियों के बारे में जानेंगे। आपका आता है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से निकलती है क्या? गंगा नदी। तो गंगा नदी गोमुख से निकलते हुए फिर आके देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में। ध्यान रखना, देवप्रयाग में इधर से आती है आपकी क्या? मंदाकिनी, और इधर से आती है क्या? आपकी अलकनंदा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती हैं देवप्रयाग में, फिर उसका रूप क्या होता है? गंगा नदी का। क्या? गंगा नदी का। तो अलकनंदा और भागीरथी ध्यान में रखना है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। आगे फिर आपका अलकनंदा में और नदियाँ आके मिलती हैं। तो अलकनंदा में और कौन सी आती मिलती हैं? तो यहाँ से आपकी पिंडारी आके मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग। क्या? कर्णप्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी आके मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? नंदप्रयाग कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला है क्या कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं पूछा जाता है। तो ये आपकी गंगा नदी है। ठीक, आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी के ये आपका गंगा नदी बह रही है, तो इधर का आपका हो गया क्या? ये बायां हो गया। क्या? ये बायां हो गया। और ये हो गया क्या? दायां हो गया। ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब दाएं तरफ से, बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ आती मिलती हैं? तो यहाँ से मिलेगी आपको क्या? रामगंगा। क्या? रामगंगा आके मिलेगी। और कौन कौन सी नदी आके मिलेंगी? तो आपकी मिलेगी क्या? घग्गर नदी मिलेगी, गोमती नदी मिलेगी, कोसी नदी मिलेगी, गंडक नदी मिलेगी, काली नदी मिलेगी, सरयू नदी मिलेगी। तो ये सभी किसकी हैं? गंगा की सहायक नदी है। और किस साइड की? बाएं साइड की है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला यमुना, जो दाहिने साइड से आके मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है सबसे, क्या? यमुना। तो यमुना कहाँ से मिलती है? दाएं से मिलती है। और यमुना निकलती कहाँ है? तो निकलती कहाँ है? तो बंदर पूछ से। क्या? क्या? यमुनोत्री के बंदर पूछ से। क्या? यमुनोत्री के बंदर पूछ से आके मिलती है क्या? दाहिने पे। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की यहाँ से सहायक नदी सबसे जो मिलती है क्या? चंबल है। क्या? चंबल है। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपकी काली सिंध है, पार्वती है, और यहाँ से आपको अरावली से निकलती है क्या? बनास। ठीक, ध्यान में रखना। इधर से आपको मिलेगा क्या? बेतवा। इधर से आपको मिलेगा केन। और यहाँ अमरकंटक से निकलता है सोन, जो कि गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे गंगा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। तो गंगा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इतने ही हैं, तो आप लोग गंगा नदी को याद रखिएगा। अगला आपका है क्या? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये भी यहीं से निकलती है, मानसरोवर से। ठीक है, तो मानसरोवर से निकलती है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद आती है फिर कहाँ पर? यहाँ पर आपको, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश में आके प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद ये आती है कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र हिमाचल प्रदेश से होते हुए, सॉरी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ? असम में। तो असम में आते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो कौन सी है एक बार देखते हैं। तो आपकी ये क्या? दिबांग। क्या? दिबांग है। और कौन सा है? लोहित है। दिबांग है, लोहित है,
सुबनश्री है, मानश्री है, मानस है, संकोशी है, तिस्ता है, दिहांग है, दिसाग है, कुलसी है। तो ये सभी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। मांजुली द्वीप कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा द्वीप क्या? मांजुली द्वीप। इसको भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अब दक्षिण भारत की नदियां देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियां देखने से पहले हम देखते हैं क्या, यहाँ पे आपको भ्रंश घाटी में 2 नदियां मिलेंगी देखने को। कहाँ से निकलती हैं वो? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती हैं। तो अमरकंटक से निकलती है क्या नदी? एक आपकी है नर्मदा। क्या? नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा किस पहाड़ियों के बीच है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? विंध्यन पहाड़ी। इधर देखने को मिलेगा क्या? सतपुड़ा पहाड़ी। तो विंध्यन और सतपुड़ा से होकर कौन सी गुजरती है नदी? आपकी नर्मदा। ध्यान में रखना, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं, और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं वो सभी डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा। वो सभी एस्चुरी बनाती हैं। तो आपका पहला नदी क्या हो गया? नर्मदा। माही नदी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से निकलती है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ये भी खंबात की खाड़ी में आके गिरती है, याद रखने आप। अगला आपको यहाँ पर लूनी नदी मिलेगी देखने को, जो कि यहीं पर आके समाप्त हो जाती है, लूनी नदी, याद रखना। फिर आपको मिलेगी ताप्ती नदी। का? ताप्ती नदी मिलेगी। तो ताप्ती नदी जो है वो भी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में आके गिरती है। और याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। किसके बीच में? नर्मदा और ताप्ती के बीच में। और नदियाँ देख लेते हैं दक्षिण भारत की। तो यहाँ पे गोवा में मिलेगी आपकी जुआरी और मांडवी नदी। कौन सी? जुआरी और मांडवी नदी मिलती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना, ये पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, डेल्टा नहीं बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी। आगे देख लेते हैं। तो आपकी सारावती नदी कौन सी है? तो सारावती नदी है। और आपकी कौन सी नदी है? तो पेरियार नदी है। तो सारावती नदी, पेरियार नदी, तो ये सभी नदियाँ क्या हैं? ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पश्चिम में क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगी क्या? स्वर्ण रेखा नदी। क्या? स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इधर मिलेगी आपकी महानदी, जहाँ पर जो कटक शहर स्थित है उड़ीसा का, महानदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या? गोदावरी। क्या? गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से, याद रखना। आगे देखने को मिलेगा क्या? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी मिलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में आपका स्थित है क्या? कोल्लेरू झील। तो याद रखना, कोल्लेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना। अगला आपका है पेन्नूरू नदी। तो क्या है? पेन्नूरू नदी है। फिर आपका है क्या? पल्लोर नदी है। फिर आपका कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी और बेगई नदी। तो इन सब नदियों को आपको याद रखना है। इन सब नदियाँ जो है, ये सब नदियाँ कहाँ हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो ये थे नदियों से संबंधित क्विक रिविजन सीरीज। अब देखते हैं क्या? नदी घाटियाँ। तो चलिए अब नदी घाटियों के बारे में एक एक देखते हैं कि कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए पहले हम नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो आपकी घाटी स्थित है वो कौन सी आपकी है? कावेरी घाटी, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। और आपकी केट्टी घाटी। क्या? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केट्टी घाटी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कंबन घाटी कहाँ पर है? तो कंबम घाटी भी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। केरल में आपकी कौन सी घाटी है? तो साइलेंट वैली है, जिसको शांति घाटी कहा जाता है या मौन घाटी कहा जाता है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। तो ध्यान में रखना, ये थे दक्षिण भारत की जो घाटियाँ हैं। अब इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में आपको घाटी देखने को मिलेगी कौन सी? जुकू घाटी। क्या? जुकू घाटी। तो जुकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड में, याद रखना। इसके बाद आपका दिबांग और दिहांग कहाँ पर है? तो दिबांग और दिहांग घाटी आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। अब देख लेते हैं आपका कहाँ पर? तो आपके सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सी घाटी देखने को मिलेगी? तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी कौन सी घाटी? वो है आपकी युमथांग। क्या? युमथांग। तो याद रखिएगा, युमथांग घाटी कहाँ पर है? तो युमथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से पहले हम उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की क्या? उत्तराखंड का ग्लेशियर देख लेते हैं। ग्लेशियर नहीं, उत्तराखंड के घाटी देखते हैं। तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन सी घाटियाँ मिलेंगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो घाटी देखने को मिलेगी, पहली घाटी मिलेगी कौन सी? तो चलिए देखते हैं। तो उत्तराखंड की जो घाटी मिलेगी वो क्या? कूटी घाटी। क्या? कूटी घाटी है। जौहर घाटी है। तो जौहर घाटी भी ध्यान में रखना। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। पिंडर घाटी कहाँ पर है?
तो पिंडर घाटी भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसके बाद आपका दून घाटी इंपॉर्टेंट है, दून घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी, बहुत बार आया है क्वेश्चन कि नेलांग घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नेलांग घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नीति घाटी उत्तराखंड में है, तो ये सभी घाटियाँ कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, आपकी भाखड़ा नांगल घाटी। क्या, भाखड़ा नांगल घाटी। तो भाखड़ा नांगल घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बराक घाटी कहाँ पर है, तो बराक घाटी तो असम में है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि बराक घाटी कहाँ पर है, असम में। क्या, बराक घाटी कहाँ पर है, असम में है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की और कौन कौन सी घाटियाँ थी तो उसको देखते हैं। तो एक है स्पीति घाटी। क्या, स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी आप लोग जानते होंगे। तीर्थन घाटी है, क्या, तीर्थन घाटी है। इसके बाद आपका क्या क्या है, पेंगी घाटी। क्या, पेंगी घाटी कहाँ पर है, तो पांगी घाटी कहा जाता है, पेंगी घाटी कहा जाता है, कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। और कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो आपकी है सांगला। याद रखिए, आप लोग बस सुनते जाइए। सांगला घाटी कहाँ पर है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में। शिमला घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, तो कुल्लू घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। किसके किसके बीच स्थित है, तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है, याद रखिएगा। अगला आपका क्या, चंबा घाटी। तो चंबा घाटी कहाँ पर है, तो चंबा घाटी भी कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी घाटियाँ कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। लाहौर घाटी भी कहाँ पर है, तो लाहौर घाटी भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर की घाटियाँ। तो जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी घाटी है, तो पहले देखते हैं क्या है आपकी बीटा घाटी। क्या, बीटा घाटी। तो बीटा घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चिनाब घाटी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी, इसके बाद आपका नीलम घाटी, इसके बाद आपका क्या है, आपका लेपा घाटी, कश्मीर घाटी। तो ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। चिनाब घाटी, गुरिश घाटी। क्या, गुरिश घाटी। तो याद रखिएगा गुरिश घाटी भी आपके कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख की घाटियाँ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला कौन सा है, मरखा घाटी, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मरखा घाटी कहाँ पर है, लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो नुब्रा घाटी भी कहाँ पे है, लद्दाख में है। इसके बाद क्या है, सुरु घाटी। क्या, सुरु घाटी। तो सुरु घाटी भी कहाँ पे है, लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आपका एक और घाटी बचा है कि अराकू घाटी। क्या, अराकू घाटी। तो अराकू घाटी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। क्या पे, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। तो ये सभी घाटियों से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा घाटियों का। अब चलते हैं भूजल संसाधन के बारे में। आइए देख लेते हैं भूजल संसाधन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूजल संसाधन। तो भारत में टोटल विश्व का कितना परसेंट जल है, तो 4% भारत के पास। कितना, 4% है। और कितना भूभाग है, कितना क्षेत्रफल है भारत का, 2.4%। कितना, 2.4% है। और जनसंख्या कितनी है भारत की 2011 के अनुसार, पूरे विश्व की 17.7% है। कितना, 17.7% है। अब चलिए वितरण देख लेते हैं जल का। तो जल का जो वितरण है वो टोटल 100% में से कितना, 100% में से 2.5% कितना है, तो 2.5 या 3% क्या है, आपका फ्रेश वाटर है। और आपका 96 से 97% क्या देखने को मिलेगा, ओशियन में मिलेगा, समुद्री जल, खारा पानी जल मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो 2.5 से आपका जो फ्रेश वाटर है उनमें से कौन कौन सा विभाजन है, तो उसको देखते हैं। तो 68% कितना, 68% लगभग क्या देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स और आइस टॉप में मिलेंगे पानी। कितना, 68% ध्यान में रखना, ग्लेशियर और आइस कैप में मिलेंगे। और 30% आपको कितना मिलेगा, 30% आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर। क्या, 30% आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर के बाद जो बचा है शेष 1.2% के आसपास क्या मिलेगा, सरफेस वाटर। तो इन्हीं सरफेस वाटर पे आपको क्या मिलेगा, नदी मिलेंगे, झील मिलेंगे, जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सब सरफेस वाटर पे। तो सरफेस वाटर का कितना है, 1.2%। अब 1.2% का ही 96% के आसपास मिलेगा आपको क्या, आपका ग्राउंड आइस मिलेगा, जो ग्राउंड आइस है। ठीक है, तो ग्राउंड आइस या परमाफ्रॉस्ट मिलेंगे कितने, 96%। और 20% ध्यान में रखना, नदियों से ज़्यादा झीलों में पानी है। कितना, नदियों से ज़्यादा झीलों में पानी है। तो झील में कितने परसेंट पानी है, तो 1.2% का 20% कहाँ पर है, तो झीलों में पानी है। और नदियों में कितना पानी है, याद रखिएगा बहुत ही कम पानी है। कितना, 0.5%। कितना, 0.5%। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इससे ज़्यादा तो वायुमंडल में पानी है। कितना, इससे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में पानी है। कितना है, 3%। कितना है, 3%। और नदियों से ज़्यादा पानी कहाँ पर है, आपके सॉइल मॉइस्चर में। कहाँ, सॉइल मॉइस्चर में कितना परसेंट है, तो 3.8% है। कितना, 3.8% है। ध्यान में रखना, ये सभी थे जल का विभाजन। अब आगे देखते हैं, भूमिगत जल। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक होता है धरातलीय जल। क्या, धरातलीय जल। तो धरातलीय जल में कौन कौन से आते हैं, तो आपका जो नदी है, क्या, नदी है, झील है, तालाब है, आर्द्र भूमियाँ हैं,
तो ये सब क्या आती हैं, ये है आपकी क्या है, आपकी सरफेस वाटर, क्या सरफेस वाटर। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सरफेस वाटर का उदाहरण है। तो ध्यान में रखना, सरफेस वाटर अलग होता है, भूमिगत जल ग्राउंड वाटर अलग होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक जो कितना लीटर पानी है, तो आपका है कितना 15,400 कुछ, तो 1545 है कितना 1545 घन मीटर पानी है प्रति व्यक्ति के पास उपलब्ध है। 2011 की है, अब तो और कम हो गया होगा धीरे धीरे, 2025 में तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो भारत का 2/3 भाग, तो भारत के 2/3 भाग का जो जल प्रवाहित होता है वो किस किन नदियों के बीच होता है, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। किसका, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पुनर्भरण में, किसमें, पुनर्भरण, तो पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे अभी आपके सारे के सारे भूजल संसाधन के बारे में। अब अगला देखते हैं पर्वतों के बारे में। अब आ गया है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो चलिए एक एक करके पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। तो आपका जो पहला पर्वत है, जो पहली पर्वत श्रेणी है आपका हिमालय से स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, काराकोरम श्रेणी। क्या है, काराकोरम श्रेणी। ध्यान में रखना, काराकोरम श्रेणी में क्या है, K2 है, जिसको कहते हैं क्या, गाडविन ऑस्टिन, क्या, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्या, K2 गाडविन ऑस्टिन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है क्या, जास्कर श्रेणी। फिर आपका जास्कर के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपका, लद्दाख श्रेणी मिलेगा। फिर आपको मिलेगा जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख के बाद मिलेगा आपको जास्कर श्रेणी। फिर आपको मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी, आपको जहाँ पर देख सकते हैं पीर पंजाल है। फिर आपको मिलेगा क्या, धौलावीरा। फिर मिलेगा आपको शिवालिक श्रेणी। तो ध्यान में रखना, फिर आपको मिलेगा शिवालिक श्रेणी। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है, तो शिवालिक है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। और ध्यान में रखना, आपकी जो हिमालय श्रेणी है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंची है। कहाँ पर, नेपाल में, क्योंकि नेपाल में ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा, नेपाल में। अगला पॉइंट है आपका, कुछ हिमालय के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से हिमालय बटे हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब हिमालय, यहाँ के मिलेगा आपको कुमायूं, यहाँ पर मिलेगा नेपाल, यहाँ पर मिलेगा असम हिमालय। क्या, असम हिमालय। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर असम हिमालय। तो सिंधु नदी और सतलज नदी, क्या, सिंधु और सतलज नदी के बीच में आपका क्या है, पंजाब हिमालय। अब सतलज और काली नदी आ गई है, तो सतलज और काली में मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय। क्या, कुमायूं हिमालय। अब आपका काली और तीस्ता नदी आ गई है, तो काली और तीस्ता के बीच मिलेगा आपको नेपाल हिमालय। क्या, नेपाल हिमालय। अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मिलेगा आपका असम हिमालय। तो ये सभी थे असम के, ये थे पूर्व उत्तर भारत के सभी हिमालयों के बारे में। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका पॉइंट क्या है। अब देख लेते हैं यहाँ की पहाड़ियों के बारे में। क्या, गुजरात और इसके पश्चिमी में जो है, तो गुजरात में कौन कौन सी आपकी काठियावाड़ है, नहीं क्या, गिर पहाड़ियाँ हैं, क्या, गिर पहाड़ियाँ हैं, मांडो पहाड़ियाँ हैं, बारदा पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आपके गुजरात में है। और गुजरात और कहाँ पर, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा क्या, अरावली पहाड़ी। क्या, अरावली पहाड़ी। आपको याद रखना है कि अरावली के पश्चिम में ही है क्या, गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। अब आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर मतलब विंध्य पहाड़ियाँ। क्या, विंध्य पहाड़ियाँ। इसके बाद आपको इधर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा कैमूर पहाड़ियाँ। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पर मिलेगा क्या, गढ़जात पहाड़ियाँ, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा गढ़जात पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पर मिलेगा राजमहल पहाड़ियाँ, जो कि है क्या, झारखंड और कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। इसी के नीचे मिलेगा आपको विंध्य पहाड़ियाँ। क्या, विंध्य पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा विंध्य पहाड़ियाँ इसी के नीचे है। अजंता पहाड़ी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है अजंता पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ी पर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। इन सभी को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है। तो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको पहले कर्नाटक का दिखाते हैं। तो कर्नाटक में मिलेगा आपको बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या, बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ मिलेगी, कर्नाटक में, याद रखना। इसके बाद मिलेगा कर्नाटक में क्या, कुद्रेमुख। क्या, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख कौन सी है, तो कर्नाटक की। याद रखना कि कलसुबाई जो पहाड़ी है, क्या, कलसुबाई जो पहाड़ी है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या, कलसुबाई महाराष्ट्र की पूछा जा सकता है, जो कि कहाँ पर है, तो आपके उत्तरी सह्याद्री में। इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री। क्या, इसको कहा जाता है क्या, सह्याद्री। और ये आपका दक्षिण सह्याद्री, ये आपका है क्या, उत्तर सह्याद्री, याद रखिएगा। तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपकी कुद्रेमुख है। और उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। आगे देख लेते हैं। तो
तो आपका अगला देखने को मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी जो कि 3 राज्यों में कहाँ कहाँ है, तो केरल है और कर्नाटक है और क्या है, तमिलनाडु है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु याद रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा है। तो डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी किसकी है, नीलगिरी की है, ना कि दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नाईमलाई की क्या है, अन्नामुड़ी। क्या, अन्नामुड़ी की, अन्नामुड़ी है क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, अन्नामलाई। और सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी मिलेगी वो क्या मिलेगी आपकी, कार्डेमम पहाड़ी। क्या, कार्डेमम पहाड़ी। क्या, कार्डेमम पहाड़ी, जिसको इलायची पहाड़ी कहा जाता है। क्या, इलायची पहाड़ी कहा जाता है। अगला देखते हैं आपका कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो तमिलनाडु में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, सेवराव पहाड़ियाँ। क्या, सेवराव पहाड़ियाँ, ध्यान में रखना। सेवराव पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। तो इसके बाद और बेलंगली पहाड़ी। क्या, बेलंगली की पहाड़ी। तो ये बेलंगली पहाड़ी भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये सभी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अब आंध्र प्रदेश में देखते हैं पालकोंडा पहाड़ी। क्या, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला पहाड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा, नल्ला मल्ला पहाड़ी सब आंध्र प्रदेश में। तो ये थे आपके दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। आगे देखते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है दंडकारण्य, वो कहाँ कहाँ पे है, तो आपके है कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा उड़ीसा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ पर है दंडकारण्य। आगे देख लेते हैं, आपको मिलेंगे। अब चलिए इधर देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में। तो यहाँ मिलेंगे आपको मेघालय में क्या, गारो खासी जयंतिया। क्या, गारो खासी जयंतिया। मिकिर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, असम में। तो मिकिर पहाड़ियाँ असम में मिलेंगी, साथ साथ रेंगमा पहाड़ी। क्या, रेंगमा पहाड़ी भी असम में मिलेगी। डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये सभी अबोर पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पे मिलेंगी, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, तो मिजोरम में मिलेंगी। मिजो पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, मिजोरम में। पटकाई बूम मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्या, पटकाई बूम। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में मिलेंगी। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो चलिए ये थे आपके पहाड़ियों के बारे में, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देख लेते हैं अब क्या, हिमनद के बारे में। तो चलिए अब हिमनद के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो कौन कौन से हिमनद कहाँ पर देखने को मिलेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इस मैप में देखते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहला ग्लेशियर देखते हैं, जो कि उत्तर में है, लद्दाख के पास। कहाँ पे है, बतूरा ग्लेशियर। तो पूछा जा सकता है कि बतूरा ग्लेशियर कहाँ पे है, तो याद रखना कहाँ पे है, आपके लद्दाख में। हिस्पर ग्लेशियर, आपका क्रम भी याद होना चाहिए। क्या है, हिस्पर क्या है, हिस्पर ग्लेशियर। इसके बाद है गाछो लुंगमा ग्लेशियर। क्या, गाछो लुंगमा ग्लेशियर। इसके बाद आपका कौन सा ग्लेशियर है, आपका बियाफो ग्लेशियर। क्या, बियाफो ग्लेशियर है। और सबसे ऊंचा, क्या सबसे लंबा ग्लेशियर जो कि है, जो कि भारत का, वो क्या, सियाचिन ग्लेशियर। क्या, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सियाचिन ग्लेशियर। और इसी के बाद आपको मिलेगा रेंगमा ग्लेशियर। क्या, रेंगमा ग्लेशियर। यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, स्कारगी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे हैं, लद्दाख में है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि लद्दाख के कौन कौन से ग्लेशियर हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, 100% आपका तैयार हो जाएगा। आगे और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक एक करके कि आगे और कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगला जो ग्लेशियर आपका है क्या, तो ध्यान रखना सियाचिन जो ग्लेशियर वो काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी में। क्योंकि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जाकर आपको दिख रहा होगा इस मैप में, अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी। अगला आपका है कि बड़ा सिगरी ग्लेशियर। बड़ा सिगरी ग्लेशियर, क्या, हिमाचल प्रदेश की ग्लेशियर देख लेते हैं। तो बड़ा सिगरी ग्लेशियर, याद रखना, बड़ा सिगरी हो या छोटा सिगरी हो, कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ क्या है, जेमू ग्लेशियर। क्या, जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, तो आपके सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्या है, मिलान ग्लेशियर। तो आपको दिखा देते हैं, ये ग्लेशियर आपके उत्तराखंड के हैं। तो ग्लेशियर में आपको उत्तराखंड का दिखाते हैं अभी, चलिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर। क्या, गंगोत्री ग्लेशियर दिख रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। क्या, पिंडारी ग्लेशियर। इधर मिलेगा मिलान ग्लेशियर। क्या, मिलाम ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ पे हैं, आपके उत्तराखंड में है। याद रखना, मिलाम ग्लेशियर, क्या, पिंडारी ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे हैं, आपके किस में है, तो आपके उत्तराखंड में। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। तो ये सभी ग्लेशियर आपको याद होने चाहिए 100%, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बनती है। अब देख लेते हैं मरुस्थल के बारे में। तो भारत में 2 ही मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे, एक शीत मरुस्थल है लेह। तो लेह आपका क्या, शीत मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो ध्यान रखना, मरुस्थल तो आपके पास जो इंडिया में है वो 2 ही हैं। जब वर्ल्ड का कराएंगे ज्योग्राफी तो वो उसका हम देख लेंगे। अब देख लेते हैं क्या, अब चलिए देखते हैं वन के बारे में। क्या, वन के बारे में। तो आपका सिलेबस क्या है, वनों के बारे में। तो वनों के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। सॉरी, चलिए वन के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा वन कहाँ पे है। तो आइए मैप में स्टार्ट करते हैं वनों के बारे में।
चलिए हम दक्षिण भारत से स्टार्ट करते हैं और पश्चिमी घाट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपको कौन सा वन देखने को मिलेगा? सदाबहार वन। क्या? सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन कहाँ देखने को मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट में केरल के पास यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या? पश्चिम बंगाल में देखने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से हिमालय? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। और इन वनों में करीबन प्रतिवर्ष जो है कितना पानी बारिश होता है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ऊंचे तथा घने वन पाए जाते हैं। क्या? ऊंचे तथा घने वन पाए जाते हैं। और आर्द्रता लगभग कितनी होती है? तो 70% होती है। कितना? 70% होती है। तो ध्यान में रखना। अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या? कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो सिनकोना रबड़ पाया जाता है। क्या? याद रखना, सिनकोना रबड़। तो सिनकोना रबड़ पाया जाता है। और कौन सा पाएगा? महोगनी। तो महोगनी कहाँ पर पाया जाएगा? यहीं पर पाया जाएगा महोगनी। इसके बाद क्या? आबनूस। क्या? आबनूस है। तो आबनूस भी ध्यान में रखना। नारियल है इसका। तो नारियल तो आपने बहुत देखा होगा दक्षिण भारत में। फिर है बांस है। फिर है आयरन वुड। क्या? आयरन वुड। तो आयरन वुड भी हो गया। तो ये सभी कहाँ पर मिलती हैं? आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत के फैला है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका MP, झारखंड, तो ये सब कहाँ पर है? तो ये है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जिसे कहा जाता है, या पर्णपाती वन कह सकते हैं आप लोग। भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों पर इन्हीं का विस्तार है। किसका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी वनों का। अब देखते हैं इनकी जो बारिश होती है वो कितनी है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर पे। और कौन कौन से? तो आप उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते हैं वही लिख डालिए, वही मैच कराइए। तो कौन कौन से आपको? साल देखने को मिलेगा, सागवान देखने को मिलेगा, पीपल देखने को मिलेगा, शीशम देखने को मिलेगा, महुआ देखने को मिलेगा, चंदन देखने को मिलेगा, आंवला देखने को मिलेगा। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक, तो ये थे आपके कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी वन। आगे देख लेते हैं और कौन से वन मिलेंगे आपको। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो कटीले वन तो आपको यहीं पर थोड़ा सा मिलेंगे। यहाँ पर कहाँ? MP में, और यहाँ पर तेलंगाना के पास यहाँ पर थोड़ा मिलेगा। और पूरा का पूरा मिलेगा कहाँ पर? इधर। क्या? आपके राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में यहाँ पर मिलेंगे। क्या? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, तो कटीले वन यहाँ पर बारिश तो बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर आसपास, 20, 25, 30, 40 ऐसे होता है। तो ये सब है कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें? तो कटीले वनों में जहाँ पानी कम है वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? तो नागफनी मिल जाएगा। क्या? नागफनी, याद रखिएगा, नागफनी मिलेगा। बबूल मिलेगा। बबूल तो आपने बहुत देखा होगा। क्या? बबूल मिलेगा। बबूल के बाद आपको क्या मिलेगा? बेर मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? उष्णकटिबंधीय कटीले वन में। अब आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वन है वो आपका पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन के बारे में देख लेते हैं। तो पर्वतीय वन में आपको यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय के पश्चिमी हिमालय, यहाँ उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। क्या? पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन है, बहुत ऊंचे ऊंचे बने होते हैं। तो इन पे कौन कौन से वृक्ष उगने को मिलेंगे? तो देख लेते हैं एक एक करके। तो चीड़ आपको देखने को मिलेगा। क्या? चीड़, जिसको कहा जाता है पाइन। क्या? तो पाइन पूछा जाता है। पाइन कहाँ पर मिलेगा? किस क्षेत्र में मिलेगा? किस वन में मिलेगा? तो आपको याद रखना है कि पर्वतीय वन में। इसके बाद आपका देवदार, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। क्या? देवदार। क्या? देवदार। तो देवदार सबसे ऊंचाई पर मिलेगा आपको, तो याद रखना। इसके बाद सिल्वर फर्म। क्या? सिल्वर फर। सिल्वर फर भी मिलेगा यहीं पर ही। क्या? सिल्वर फर। इसके बाद मिलेगा क्या? स्प्रू। क्या? स्प्रूस। स्प्रूस, तो प्रूस मिलेगा, स्प्रूस मिलेगा। इसके बाद सीडर मिलेगा। तो ये सभी क्या है? पर्वतीय वन है। तो आशा करते हैं आपको वन से भी रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं और कौन सा बचा है आपका। तो खनिज संसाधन बचे हैं ना। तो खनिज संसाधन के बारे में भी देख लेते हैं एक एक करके, हर एक राज्यों के बारे में खनिज संसाधन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोयले। तो चलिए कोयला के बारे में देखते हैं। तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो कोयला का उत्पादन जो है, पहले भंडारण देख लेते हैं। तो कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको देखने को? तो आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा झारखंड में। कहाँ पर? यहाँ पर मिलेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर मिलेगा झारखंड में। तो झारखंड में भंडारण सबसे ज़्यादा किसका है? कोयले का झारखंड में है। उत्पादन लेकिन ध्यान में रखना, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कोयले का है। ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। अगला आपका है क्या? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का आपको उत्पादन कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा?
तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ध्यान में रखना, बैक साइड का सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। अगला आपका हीरा, तो हीरे के लिए आप प्रसिद्ध हैं कहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना के पास आपको हीरा बहुत देखने को मिलेगा, एमपी में। तो पन्ना कहाँ पर है? एमपी में। तो हीरा सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेगा? पन्ना में, याद रखना। अब चलते हैं सोना पे। तो सोना आपको कहाँ पर मिलेगा? तो केल्लोर और बेल्लोर आपको देखने को कहाँ मिले? सोना कहाँ पर? कर्नाटक में। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है सोने का? तो आपके कर्नाटक में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो आपको यहाँ पर देखने को पूर्वोत्तर भारत में, असम में। कहाँ पर? असम में। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पर होगा? असम में। आप देखते हैं लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ध्यान में रखना, सारी चीज़ें आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आप क्विक रिवीजन, ये वीडियो आपको 3-4 घंटे पहले पेपर के देख सकते हैं, तब भी आपका 100% सही हो जाएगा। लौह अयस्क कहाँ पर होगा? तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। कच्चा तेल उत्पादन में ध्यान रखना, कच्चा तेल, क्या? कच्चा तेल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्या है आपका? राजस्थान है, याद रखिएगा। कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान है, लेकिन भंडारण में कौन है? तो भंडारण में आपका असम है। क्या? असम है। तो भंडारण में असम है, लेकिन उत्पादन में राजस्थान है। अब देखते हैं मैग्नीज अयस्क के बारे में। तो मैग्नीज अयस्क का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन करता है एमपी। कौन? एमपी करता है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं चांदी। तो चांदी आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू, इधर के साइड में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर मिलता है? आपके राजस्थान में। अब आपका कौन सा सिलेबस बचा है आप लोग बताइए जल्दी से? जलवायु बचा है, ठीक है। तो चलिए जलवायु को भी कवर कर लेते हैं इसी साथ। तो जलवायु, आइए देख लेते हैं जलवायु का। तो मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मानसून आपको कब देखने को मिलेगा? जुलाई में। तो फर्स्ट वीक जुलाई में आपको मानसून देखने को मिल जाता है। सॉरी, मई में ही नहीं, जून में देखने को मिलता है। कितना? 15-15 जून के आसपास, 5 जून के आसपास आपको केरल में मानसून देखने को मिल जाएगा। तो पहले मानसून से पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन एक बार देखते हैं। तो ये आपका है क्या? ईस्ट है। ये आपका है नॉर्थ है। ये आपका है क्या? साउथ है। ये आपका है क्या? वेस्ट है। तो जो मानसून आपको अधिकतर जो 90% बारिश मिलती है आपको भारत में, वो मिलती है कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो कि अरब सागर से चलती है, याद रखिएगा। अरब सागर से चलती है कौन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? केरल में करती है। कितना? 250 सेंटीमीटर। कितना? 250 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो ये आपकी है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं। तो कुछ भाग तो यहाँ पर चला जाता है, कुछ भाग इधर चला जाता है बंगाल की खाड़ी के साइड। तो बंगाल की खाड़ी के साइड होते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले बारिश मिल जाता है, वो कहाँ से मिलता है? किस शाखा से? तो बंगाल की खाड़ी के शाखा से मिलता है, याद रखना, बंगाल की खाड़ी के शाखा से। इधर में निकल जाती हैं कुछ पहाड़ियाँ यहाँ से टकराती हुई। तो आपके जो पश्चिमी घाट पे जो पहाड़ियाँ हैं, उसी से टकराते हुए क्या बारिश हो जाती है। तो आपकी पर्वतीय बारिश ज़्यादा होती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि संवहनीय बारिश आपको उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से टकराती हुई तो ऐसे ही निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं अरावली के पूरब से होती हुई। कहाँ से? अरावली के पूरब से होती हुई। इसी कारण अरावली के पश्चिम में आपको बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर। तो इसी की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ये पहाड़ियाँ यहीं से टकराती हुई, पहाड़ियों से टकराती हुई बारिश की जो इधर से मुड़ जाती हैं हवाएं, तो याद रखिएगा। इधर इसके बाद जो यहाँ पर आपको झमझमा के बारिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा। फिर आपका जो है इधर से शीतकाल में, इधर से कहाँ से? भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आता है। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आके शीतकाल में उत्तर भारत में क्या करती हैं? बरसात करती हैं। तो उत्तर भारत में शीतकाल में बारिश किसकी वजह से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट करनी है। अब चलते हैं लौटते मानसून की वजह से। तो लौटते मानसून की वजह से आपको बारिश कहाँ देखने को मिलेगी? तो लौटते मानसून की वजह से आपको बारिश मिलेगी देखने को तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कब? तो नवंबर और दिसंबर के महीने में। अभी आने वाला है नवंबर दिसंबर। तो लौटते हुए मानसून लौट चुका है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बारिश तो कम हो गई है। तो अब मानसून क्या कर रहा है? लौट रहा है। तो लौटते हुए मानसून से कहाँ पर बारिश होती है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कब? नवंबर और दिसंबर में। अब आगे देखते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। तो समीर के बारे में देखते हैं। तो आपका एक होता है स्थल समीर। क्या? आपका एक होता है स्थल समीर और एक आपका होता है क्या? समुद्री समीर। क्या? समुद्री समीर। तो स्थल समीर कब बनेगा? जब हवाएं स्थल से चलेंगी कहाँ? समुद्र की ओर। तो स्थल से समुद्र की ओर कब चलेंगी? जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। क्या? हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर कब होगा? तो हाई प्रेशर कब होगा? जब लो टेम्परेचर होगा। क्या? लो टेम्परेचर होगा। और लो टेम्परेचर कब होगा? शाम के टाइम पे, जब सूर्य नहीं निकले रहेगा। तो शाम के टाइम पर आपकी जो हवाएं हैं वो कहाँ चलेंगी? तो आपके स्थलीय समीर चलती हैं क्या? स्थल से समुद्र की ओर। कब? रात में, क्योंकि रात में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है।
तो टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, तो याद रखिएगा। अब दिन के समय में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, समुद्र की तुलना में। तो समुद्र की तुलना में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ पर, अरब सागर में। तो हवाएं चलने लगेंगी कहाँ पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो इसे कहते हैं समुद्री समीर। तो ये थे समीर के बारे में। आशा करते हैं आपको जलवायु का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, देख लेते हैं टाइम जोन के बारे में। क्या, टाइम जोन के बारे में। तो टाइम जोन जो कि ग्रीनविच से 5.5 आगे है, कितना, ग्रीनविच से 5.5 आगे है, ध्यान रखना, 5.5 आगे है ग्रीनविच से, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब भारत के कितने, तो भारतीय समय रेखा कितने राज्यों से भारत के होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा नैनी से, जो कि इलाहाबाद के नैनी से क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर आपको मिलेगा क्या, मध्य प्रदेश। फिर आपको मिलेगा क्या, छत्तीसगढ़। फिर आपको मिलेगा उड़ीसा। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य आपको याद होने चाहिए। टाइम जोन से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से आएगा, यदि आएगा तो, नहीं तो आपका ग्रीनविच से कितनी देश होकर गुजरते हैं वहाँ से आएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और 82.5 डिग्री कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर है। क्या, 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर से टाइम जोन है अपना भारत का। तो ये थे पूरे के पूरे ज्योग्राफी के होल कॉन्सेप्ट क्लियर। कितने देर में, मात्र 36 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।